एवरीवन, वेलकम बैक टू साइंस अड्डा। मेरा नाम जूही सिंह है और मैं आपको अपने चैनल के थ्रू बायोलॉजी के क्लासेस दूंगी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि क्लास 11th का ये चैप्टर दैट इज द लिविंग वर्ल्ड, यानी कि यूनिट 1 का जो डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड है, ये चैप्टर अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। नीट के एग्जाम में इस चैप्टर से क्वेश्चन काफी ज्यादा आते हैं। साथ ही बच्चों को ये थोड़ा टफ भी लगता है, बट मैं अपने चैनल के थ्रू इसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगी ताकि सभी बच्चों को इस चैप्टर में इंटरेस्ट आए और वो काफी अच्छे से इस चैप्टर को समझ पाए। साथ ही आप सभी को ये पता है कि सीबीएसई ने क्लास 9th में इस चैप्टर को फिर से इंट्रोड्यूस किया है। कोविड के टाइम पे इस चैप्टर को रिमूव कर दिया गया था, बट सीबीएसई ने इस चैप्टर के इंपॉर्टेंस को समझा और फिर से उन्होंने क्लास 9th में इस चैप्टर को इंट्रोड्यूस किया। ये जो मेरा वीडियो है, ये वीडियो क्लास 9th के बच्चों के लिए भी एज वेल एज जो क्लास 11th के जो स्टूडेंट्स हैं, जो अभी 11th में गए हैं या फिर जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए भी काफी यूजफुल होगा। साथ ही ऐसे एस्पिरेंट्स जो कि अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं, उनके लिए भी ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में साइंस के क्वेश्चंस आते हैं और डाइवर्सिटी से चैप्टर से तो क्वेश्चंस आते ही हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। सो द फर्स्ट यूनिट ऑफ क्लास 11th बायोलॉजी इज डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। सबसे पहला यूनिट अगर हम बात करें क्लास 11th की बायोलॉजी का, तो है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। इस यूनिट में हम वर्ल्ड में जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ेंगे, उनके वेराइटीज के बारे में पढ़ेंगे। और इस यूनिट का सबसे पहला चैप्टर 1 इज द लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ये इनकी काफी वेराइटीज हैं और ये अलग अलग हैबिटेट में भी रह सकते हैं। जैसे कि हम जो रहते हैं, हम काफी अच्छे इन्वायरमेंट में रहते हैं, हमारे आसपास का इन्वायरमेंट काफी फेवरेबल है हमारे लिए, ठीक है। लेकिन अगर बहुत ज्यादा गर्मी हो जहाँ या बहुत ज्यादा ठंड हो, वहां पे हम सरवाइव नहीं कर सकते। लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो इन हार्श कंडीशंस में भी इजीली सरवाइव कर लेते हैं। ओके, सो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैबिटेट, यानी कि जहाँ पे सरवाइव करना बहुत मुश्किल है, वहां पे भी सरवाइव करने वाले बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं। जैसे कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैबिटेट में क्या क्या आएगा? कोल्ड माउंटेन्स, बहुत ठंडी जगह। नेक्स्ट इज डेसिडियस फॉरेस्ट। नेक्स्ट ओशियंस, फ्रेश वाटर लेक्स, डेजर्ट्स, हॉट स्प्रिंग्स। ये सारे हैबिटेट्स जहाँ पे हमारे लिए रहना मुश्किल है, बट यहाँ पे कुछ कुछ ऑर्गेनिजम्स इजीली सरवाइव कर रहे होते हैं। नेक्स्ट इज बायोडाइवर्सिटी। एज वी ऑल नो, हम सभी को पता है बायो मीन्स व्हाट? लाइफ। बायो का मतलब ही है लाइफ एंड डाइवर्सिटी मीन्स वेराइटी। सो बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होगा? लाइफ जो कि हमारे अर्थ पे है, इसकी जो वैरायटी है उसे ही हम क्या बोलेंगे? बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी इज द वैरायटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। दुनिया में हमारे अर्थ पे जितने तरह के, जितने वैरायटी के ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, उन सभी को ही क्या बोला जा रहा है? बायोडाइवर्सिटी। उनकी वैरायटी को क्या बोलते हैं हम? बायोडाइवर्सिटी। और अभी तक हमने, यानी कि इंसानों ने कितने ऑर्गेनिजम्स, कितने स्पीसीज के बारे में पता किया है? तो 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज, 1.7 से लेकर के 1.8 मिलियन स्पीसीज तक को अभी तक डिस्क्राइब किया गया है। बट जैसा हम सभी जानते हैं कि हमारे अर्थ में बहुत सारी चीजें हैं जिसको अभी तक समझा नहीं जा सका है, तो वहां पे भी ये तो बहुत ही कम नंबर है। इसके अलावा भी बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जो अभी भी बाकी है, जिनको समझना, जिनको डिस्क्राइब करना। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अभी हमने बायोडाइवर्सिटी के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो लेवल्स में क्या क्या है? जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी, स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी तो बहुत जगहों पे देखा जाता है, अलग अलग जगह पे अलग अलग वेराइटी मिलेंगे, तो उसी बेसिस पे ना इनके लेवल्स डिसाइड किए गए हैं। तो सबसे पहला लेवल है जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी। तो जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी नाम से ही समझ में आ रहा है कि जीन्स में वेरिएशन होगा, ठीक है।
या उनके कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट्स में वेरिएशन होगा, इसे ही हम बोलेंगे जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी। वेरिएशन विद इन स्पीसीज, एक स्पीसीज के अंदर उसके जो जीन्स हैं उसमें जो वेरिएशन होता है, जैसे कि ह्यूमन स्पीसीज, हम सभी के सभी ह्यूमन स्पीसीज में आते हैं, राइट। बट क्या हम सभी के सभी एक जैसे हैं? नहीं ना, हमारे अंदर हमारे जीन्स में वेरिएशंस पाए जाते हैं। हम हमारा जो फीचर है, हमारा फिजिकल फीचर हो या हमारा बिहेवियरल फीचर हो, ये हमारे जीन्स पे डिपेंड करता है, राइट। तो हमारे जीन्स एक जैसे नहीं है, इनमें वेरिएशन पाया जाता है। तो अगर किसी एक स्पीसीज के अंदर उनके जीन्स में अगर वेरिएशन पाया जा रहा है तो दैट विल बी कॉल्ड जेनेटिक वेरिएशन या जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी। नेक्स्ट इज स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी। जैसा कि हमने बोला कि हम ह्यूमन स्पीसीज के हैं, राइट। तो क्या सिर्फ एक हमारा ही स्पीसीज है इस अर्थ पे? नहीं ना, बहुत सारे स्पीसीज है, बहुत तरह के ऑर्गेनिजम्स है। तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म से अलग अलग स्पीसीज का जो वेराइटी है वो आ जाएगा स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी में। वेरिएशन इन डिफरेंट स्पीसीज, अलग अलग स्पीसीज का जो वेराइटी है वो हो जाएगा स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी। नाउ नेक्स्ट इज इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी। हमारे अर्थ पे बहुत तरह के इकोसिस्टम है, अलग अलग तरह के हैबिटेट है, और उस हैबिटेट में रहने वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो अलग अलग तरह के हैं। तो हैबिटेट के वेरिएशन, हैबिटेट का जो वेरिएशन है वो किसमें आ जाएगा? इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी में। आई थिंक ये क्लियर है आपको। बायोडाइवर्सिटी आपने समझा कि जो वेराइटी ऑफ लाइफ है अर्थ पे दैट इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। और बायोडाइवर्सिटी के लेवल्स क्या है? जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी, स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी। नेक्स्ट इज अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, तो आप क्या बोलेंगे? कि they can reproduce, they can respire, they can grow, they can move, they can sense, राइट। ये सारी चीजें हम बताएंगे। वो सांस ले सकते हैं, वो खा पी सकते हैं, चल फिर सकते हैं, ठीक है ना, ये सारी चीजें हम बताएंगे। लेकिन ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है इनको हम अलग तरीके से अभी समझेंगे। देखिए कैसे हमने क्या किया है, एक साइड में कैरेक्टर्स लिए हैं, एक साइड में कैरेक्टरिस्टिक फीचर, ठीक है, और एक साइड में डिफाइनिंग फीचर्स। कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स कौन क्या होते हैं? वो फीचर्स जो आपको लिविंग ऑर्गेनिजम्स में तो देखने को मिलेंगे बट वो नॉन लिविंग में भी हो सकते हैं, ठीक है। तो उस कंडीशन में आप बोल नहीं पाओगे क्लियरली कि वो लिविंग है या नॉन लिविंग। तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर इज फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स बट इट कैन आल्सो बी फाउंड इन नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। बट द डिफाइनिंग फीचर्स, वो फीचर्स जो कि सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ही मिलेंगे, आपको वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में देखने को नहीं मिलेंगे, दैट इज कॉल्ड डिफाइनिंग फीचर, राइट। सो लेट्स सी ग्रोथ। फर्स्ट वन इज ग्रोथ। अगर हम बात करें ग्रोथ की तो आप बोलोगे यस लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो, हम बढ़ते हैं बचपन से अभी तक इतने बड़े हो गए। प्लांट्स ऑल्सो ग्रो, इवन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो ग्रो, राइट। तो ये तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ही, ठीक है। लेकिन क्या सिर्फ और सिर्फ ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ही मिलता है? नॉन लिविंग ग्रो नहीं करते? ग्रो करते हैं ना। जैसे कि हम बोलते हैं कि ये जो पहाड़ है कुछ साल पहले इतना बड़ा था, अभी इसकी हाइट जो है बढ़ती ही जा रही है, डिपोजिशन के कारण या किसी भी अदर फैक्टर्स के कारण माउंटेन्स का फॉर्मेशन हो रहा है, रॉक्स का फॉर्मेशन हो रहा है, और जो अर्थ का लेवल है, जो लैंड का लेवल है वो इंक्रीज कर रहा है, वो ग्रो कर रहा है, ठीक है। तो ग्रोथ नॉन लिविंग चीजों में भी हम ये वर्ड यूज करते हैं। तो नॉन लिविंग चीजों में अगर हम इस चीज को यूज कर रहे हैं, ग्रोथ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं नॉन लिविंग चीज को, तो ये डिफाइनिंग फीचर बिल्कुल भी नहीं होगा लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, क्योंकि ये नॉन लिविंग में भी होता है। तो ग्रोथ कैरेक्टरिस्टिक फीचर तो है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में होगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में होगा ऐसा नहीं है। इसीलिए हमने यहाँ क्रॉस किया। जो चीजें सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो, नॉन लिविंग में ना हो, सिर्फ वही यहाँ पे टिक आउट होंगी। नेक्स्ट, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होता है, राइट, ओके। लेकिन क्या सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होता है? क्या सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस कर सकते हैं? नहीं। बहुत सारे ऐसे ह्यूमंस हैं जो कि इनफर्टाइल होते हैं,
वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ह्यूमन स्पीसीज में एग्जाम्पल देखने को मिल जाते हैं। आपके घर के पास आपने सुना होगा आसपास में कि कुछ ऐसे कपल्स हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे, राइट ना। तो लिविंग तो है वो, बट दे आर नॉट एबल टू रिप्रोड्यूस, वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे। तो रिप्रोडक्शन को हम डिफाइनिंग फीचर नहीं मान सकते। ठीक है, ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होता है, लेकिन सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ये जरूरी नहीं है कि सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस करें। नेक्स्ट इज मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या है, देखिए यहाँ पे मेटाबॉलिज्म, जितने भी हमारे बॉडी में केमिकल रिएक्शंस होते हैं, सबको पता है ना हमारे बॉडी में बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं। ठीक है, तो जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं हमारे बॉडी में, सभी केमिकल रिएक्शंस को हम बोलेंगे मेटाबॉलिज्म। ऑल द केमिकल रिएक्शंस ऑकरिंग इनसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, जितने भी किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जितने भी केमिकल रिएक्शंस है, दे आर कॉल्ड मेटाबॉलिक रिएक्शंस या फिर मेटाबॉलिज्म। ओके, तो मेटाबॉलिज्म के भी टाइप्स हैं, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म में सिंथेसिस ऑफ सब्सटेंस, हमारे बॉडी में कुछ चीजें बनती हैं और कुछ चीजें ब्रेक डाउन होती है। तो अगर कुछ सब्सटेंसेस आपस में मिलके नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन कर रहे हैं, नई चीजें बना रहे हैं, यानी कि सिंथेसिस ऑफ सब्सटेंस हो रहा है, तो इसे बोला जाएगा एनाबॉलिज्म। एना से आप कैसे याद रखेंगे, ए फॉर एनाबॉलिज्म, ए फॉर एडिशन, चीजें मिल करके ऐड होकर के नई चीज बना रही है, सिंथेसाइज कर रही है, सिंथेसिस हो रहा है। ठीक है, तो हो जाएगा एनाबॉलिज्म। एग्जांपल इज फोटोसिंथेसिस, हम सभी जानते हैं ना, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट, क्या होता है, ये सब मिल करके क्या बनाते हैं, फूड, राइट ना। फूड के साथ साथ ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पे चीजें बन रही है, तो ये एग्जाम्पल हो जाएगा एनाबॉलिज्म का। नेक्स्ट इज कैटाबॉलिज्म। कैटा यानी कि कट रहा है, कैटा मीन्स कट रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है। एक चीज है जो ब्रेक हो गया और छोटे 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 अलग अलग चीजें बन गई, ठीक है ना। तो ब्रेकडाउन ऑफ सब्सटेंस हो, अगर एक चीज ब्रेक हो जाए तो उससे बोलेंगे कैटाबॉलिज्म। एंड एग्जांपल इज डाइजेशन, जो हम कॉम्प्लेक्स फूड खा रहे होते हैं, वो हमारे बॉडी में गया और वो छोटे छोटे सिंपलर फॉर्म में ब्रेक हो गया, राइट। तो ब्रेक हो गया, दैट मीन्स वो केमिकल रिएक्शन तो है, बट कौन सा वाला, कैटाबॉलिज्म है, कैटाबॉलिक रिएक्शन है। आई थिंक इट इज क्लियर टू यू। तो अब हम बात करते हैं, वापस आते हैं इस जगह पे, मेटाबॉलिज्म। अभी हमने डिस्कस किया ऑल द केमिकल रिएक्शंस occurring inside the body of an organism, ठीक है, इट्स कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। तो केमिकल रिएक्शन जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में हो रहा है, वो तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ही, ये तो होगा ही, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होगा। लेकिन क्या ये डिफाइनिंग फीचर्स है, यस, डिफाइनिंग फीचर है। अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसके बॉडी में केमिकल रिएक्शंस होंगे ही, बिना केमिकल रिएक्शंस के हम सर्वाइव नहीं कर सकते। हमारे बॉडी में अगर डाइजेशन का प्रोसेस ना हो, रेस्पिरेशन का प्रोसेस ना हो, या डिफरेंट तरह के मेटाबॉलिक रिएक्शंस ना हो, तो हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं रहेंगे उस टाइप पे, हम डेड हो जाएंगे, ठीक है ना। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिफाइनिंग फीचर है ये। नेक्स्ट इज सेल ऑर्गेनाइजेशन। सेल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि सेल का प्रेजेंस होना। तो नॉन लिविंग चीजों में तो सेल होती नहीं है, लेकिन लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेल होती है, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ये लिविंग में होता है। क्या ये सिर्फ और सिर्फ लिविंग में होता है, और क्या सभी लिविंग में होता है, यस, ये सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में आपको देखने को मिलेगा, नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में नहीं, ठीक है ना। और जितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके बॉडी में सेल पाया जाएगा, चाहे वो एक सेल हो, फॉर एग्जांपल यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में, या फिर बहुत सारे मिलियंस ऑफ सेल्स, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स, जैसे कि मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में। नाउ आई हैव अ क्वेश्चन, क्या हम वायरस को लिविंग की कैटेगरी में रख सकते हैं क्या, आप सोच के बताइएगा, आंसर मुझे बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। नाउ सेल्फ कॉन्शियसनेस, सेल्फ कॉन्शियसनेस में खुद के बारे में जागरूकता, अपने बॉडी के बारे में जानकारी, ठीक है। तो सेल्फ कॉन्शियसनेस आपको लिविंग में मिलेगा, ठीक है। क्या सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने बॉडी के बारे में सेल्फ कॉन्शियस है, क्या सभी जानते हैं अपनी बॉडी के बारे में, क्या एक छोटू सा अमीबा जो कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है,
क्या वो अपने बारे में हर चीज जानता है? नहीं ना, सिंगल सेल है, उसके पास तो टिश्यू तक नहीं है, ऑर्गन तक नहीं है, तो क्या ही वो कॉन्शियस होगा, सेल्फ कॉन्शियस होगा? उसमें सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं पाया जाता है, उसके पास दिमाग नहीं है। ठीक है, सेल्फ कॉन्शियसनेस का मतलब कि आप अपने ब्रेन का यूज कर रहे हो, आप अपने आप को समझ रहे हो, बट अमीबा के पास ऐसा कुछ नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि सेल्फ कॉन्शियस नहीं है। तो हम इसे कैरेक्टरिस्टिक फीचर तो बोलेंगे, लिविंग में पाया जाता है, बट सभी के सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ये देखने को नहीं मिलता है। सो इट इज नॉट द डिफाइनिंग फीचर। Now, the last is consciousness. Self-consciousness is different thing, but consciousness is different thing. Self-consciousness कि आप अपने दिमाग का यूज कर रहे हो, आप अपने बारे में जानते हो, लेकिन consciousness मीन्स कि जो छोटी छोटी चीजें हैं कि आपको फूड चाहिए, आपको वाटर चाहिए, ठीक है, आपको गैसेस का एक्सचेंज करना है, तो ये आपका बॉडी कर रहा है, इस चीज को लेकर के कॉन्शियस है। या अगर कोई हार्मफुल सब्सटेंस आपके पास आ रहा है तो आप उससे बच रहे हो, ठीक है। तो ये बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं, बहुत सारे क्या, सभी जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, सबके सब में कॉन्शियसनेस पाई जाती है, चाहे वो यूनिसेल्यूलर हो या मल्टी सेल्यूलर। वो सेल्फ कॉन्शियस नहीं है, उनके पास दिमाग नहीं है, सबके पास कुछ ही के पास है, ठीक है। लेकिन कॉन्शियस सबके सब है, सब एनिमी से बचने की कोशिश करेंगे, चाहे वो किसी भी तरीके से सेंस कर ले, किसी भी तरीके से समझ ले, और वो अपने आप को बचाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। या फिर फूड पार्टिकल उनके सामने आ, जैसे अमीबा का जानते हैं, फूड पार्टिकल आता है तो वो सूडोपोडिया का फॉर्मेशन करके फूड को एनगल्फ कर लेता है, तो वो कॉन्शियस है ना कि ये फूड पार्टिकल है और ये उसकी बॉडी को चाहिए, ठीक है। तो वो हो जाता है कॉन्शियसनेस। तो consciousness is the characteristic feature, but it is also the defining feature. हर एक ऑर्गेनिज्म, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में कॉन्शियसनेस होता है। आई होप दीज थिंग्स आर क्लियर टू यू। मुझे लगता है ऐसा कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। सो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।